नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सीपीसीटी नवंबर 2022 की तैयारी के लिए। हम लोग मॉक टेस्ट पे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 7 मॉक टेस्ट मैं आपको देने वाला हूँ उसमें से जो पहला जो मॉक टेस्ट था हमारा वो मैं कल यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ 7 बजे। आप लोगों ने अगर उसे अभी तक सोल्व नहीं किया है तो आप उसे जाके सॉल्व करें। और उसी श्रेणी में आज हमारा जो दूसरा मॉक टेस्ट था वो आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा, इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और कल 20 तारीख से हमारे जो पेड मॉक टेस्ट हैं जो कि सिर्फ 100 रुपये में 5 मॉक टेस्ट प्लस उनके 5 जो सॉल्यूशन होंगे वो भी आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। प्लस जितना ज़्यादा मुझसे पीडीएफ भी हो सकेगा पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और जो भी बच्चे पेड मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं सिर्फ 100 रुपये में, वो मुझे फ़ोनपे के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट मुझे जो मेरे नंबर हैं उन पर व्हाट्सएप नंबर हैं स्क्रीन पे आपके मिल जाएंगे। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने नंबर अभी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, आपको आसानी से वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हो, सीधे हम लोग कहाँ जाते हैं अपने सेकेंड वाले मॉक टेस्ट पे। आज का मॉक टेस्ट हम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल शिकायतें आई थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करवा दिया। तो चलिए आराम से पढ़ते हुए और अच्छा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इससे पहले हमारा रिकॉर्डर हम लोग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, काम कर रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट आप अपने हिसाब से लगाइए। पहला जो हमारा विकल्प है वो दिया गया हमें Ctrl+W, दूसरा दिया गया है Alt+W, तीसरा हमें दिया गया है Ctrl+P और चौथा हमें दिया गया है Shift+P। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सभी को पता है, बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन रखा था मैंने पहला। Ctrl+P इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है चार्ट को जिस नाम से प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग आ जाइए, इसका पीडीएफ वहाँ से आप लोग ले लीजिए। चलिए इसके विकल्प हम लोग देख लेते हैं। प्लॉट चार्ट हो जाएगा, चार्ट एरिया कहलाएगा, अक्ष चार्ट कहलाएगा या फिर चार्ट का शीर्षक कहलाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर हमारा यहाँ से समझ में आ जाएगा। चार्ट को जिस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, मान लीजिए कि ये हमारा मॉक टेस्ट है, तो इस मॉक टेस्ट को हम किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मॉक टेस्ट 2। तो ये इसका क्या होगा, एक हिसाब से इसका शीर्षक होगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट का शीर्षक। जिस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट, तो इसका शीर्षक देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉक टेस्ट 2 फ्री माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। www पर वेब पेज को सर्व करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या FTP होगा, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, TCP होगा या फिर IP होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गूगल, याहू इत्यादि वेबसाइट हैं। तो गूगल और याहू क्या है, सभी को पता है गूगल और याहू क्या है, हमारे सर्च इंजन है। क्या है, हमारे सर्च इंजन है। देखिए हॉटबॉट्स नहीं है, वायरस भी नहीं है, यूज़र के नाम भी नहीं है। तो सर्च इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं। अब यहाँ से जो है हमारे कठिन प्रश्नों की शुरुआत हो गई। निम्न में से किस मेमोरी की सूचनाओं को अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर क्लियर किया जाता है। तो देखिए एसरैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, EEPROM ये प्रोम का है, ठीक है। और ये जो DROM है ये सब रोम जो है उसके पार्ट हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जब रोम पढ़ाई थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो रोम होती है वो बढ़ती है, 2-3 भागों में बढ़ती है। वहीं पे आपका ये आता है PROM, EEPROM और EEPROM वहाँ पे निकलता है। तो देखिए ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें इलेक्ट्रॉनिक से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और रोम में ही होता है ये। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, EEPROM, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा EEPROM, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोसेसर, छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है जिसको हम CPU भी कहते हैं, प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है, डाटा को स्टोर करना, डाटा स्टोरेज,
डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्पीडिंग या फिर डेटा राइटिंग। तो देखो राइटिंग तो नहीं होगा, राइटिंग का जो काम है वो हमारा कीबोर्ड का हो जाता है। स्टोरेज करने का काम हमारा किसका हो जाता है, मेमोरी का काम हो जाता है स्टोरेज करने का, है ना। डाटा स्पीडिंग का काम भी नहीं होगा, तो डाटा को प्रोसेस करने का, यानी कि जो हम इसको सूचनाएं जो देते हैं, अस्त व्यस्त सूचनाओं को हम देते हैं, उसको ये प्रोसेस करके डेटा हमें देता है। तो प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रोसेसर का। देखिए शब्द से शब्द मिला लेते तो भी हमारा काम हो जाता है। 7वां देख लेते हैं, एक बाइट में कुल कितने बिट्स होती हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं। तो आप देखो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको बिट पढ़नी है, बाइट पढ़नी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, सब आपको यहाँ पे आप पढ़नी है ना। निबल भी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा कि निबल कितने बिट पे एक निबल होता है। तो 8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 8 बिट्स से बनता है क्या है, एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है ना। ये सारा एक पूरी सारणी बनी हुई होती है। चलिए 8वां देख लेते हैं, लेज़र प्रिंटर क्या है। प्रिंटर से यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, लेज़र प्रिंटर क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, लेज़र कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लेज़र प्रिंटर को जब मैंने पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर 3 तरीके के होते हैं कार्य के आधार पे। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, फिर उसके बाद होता है लाइन प्रिंटर, फिर उसके बाद होता है पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक शब्द को प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर एक लाइन प्रिंट करता है, और पेज प्रिंटर पूरे पेज को ही प्रिंट कर देता है। तो आप लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लेज़र किस तरीके से कार्य करता है। तो लेज़र एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेज प्रिंटर कहेंगे। आज की गति बहुत ज़्यादा धीमी रखेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। 9वां देख लेते हैं, रोम में उपस्थित प्रोग्राम कहलाते हैं। रोम के अंदर जो प्रोग्राम उपस्थित होते हैं डेस 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 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या रोम के अंदर रैम उपस्थित होता है, तो सी वाला तो हमारे यहाँ से कट जाएगा। प्रोसेसर भी नहीं होता है। यूनिट, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, यूनिट और बायोस। तो यूनिट भी नहीं होता है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बायोस हो जाएगा। आपको बायोस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए 10वां देख लेते हैं, एमएस वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन क्या होगा। फाइल एक्सटेंशन होता है, किसी भी फाइल का हमेशा एक एक्सटेंशन होता है, वो उसकी असल क्या होती है, पहचान होती है। बिना एक्सटेंशन के आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये जो फाइल है किस फॉर्मेट की फाइल है। तो यहाँ पे किसकी बात की है हमने, एमएस वर्ड की बात की है। तो देखो पीपीटी तो नहीं होगा, क्योंकि जो पीपीटी होती है वो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल भी नहीं होगा, ये एक्सेल के लिए होता है। पीपीटी एक्स जो होगा वो 2010 का जो पावर पॉइंट का जो वर्जन है उसके लिए होता है। तो डीओसी डॉस यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है उसको शॉर्ट करके डीओसी करते हैं, डॉक। तो एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, d.doc होता है। 11वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है। देखिए एमएस वर्ड हमारे यहाँ पे खुला हुआ है ना, एमएस वर्ड यहाँ पे खुला हुआ है। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। पर 7 तो मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो क्या हमारे पूरे विकल्प गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं गलत है। देखिए क्या क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें आना पड़ेगा किसमें, इंसर्ट में आना पड़ेगा। इंसर्ट में आने के बाद हमें टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर ली। टेबल मैंने जैसे ही इंसर्ट की तो देखिए 2 ऑप्शन मेरे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। तो 7 पहले थे, ये डिज़ाइन 8वां और लेआउट हमारा क्या हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। चलिए वापस इसको हम क्या कर देते हैं, अंडो कर देते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारे, एक सेकेंड, उस हिसाब से यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, है ना। 7 तो अभी हैं, डिज़ाइन और लेआउट बढ़ जाता तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे मेन्यू, 9 हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। चलिए 12वां देख लेते हैं, आकार के अनुसार 12वां हमसे कह रहा है, आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। यहाँ पे हमने बात की है आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, या फिर मिनी कंप्यूटर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, या फिर सुपर कंप्यूटर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकार के हिसाब से जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है वो हमारा मिनी में ही, मिनी और माइक्रो में आपको कन्फ्यूजन होगा, जबकि मेन फ्रेम और सुपर तो क्लियर अलग है, इनका जो आकार होता है बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं हम जीवाणु और कीटाणु को देखने के लिए, तो वहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते थे। चलिए 13वां देख लेते हैं। 13वां हमसे क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा सॉकेट बाहरी डिवाइसों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉकेट है। सॉकेट वो होता है जिसमें हम किसी भी पिन को लगाते हैं। तो देख लीजिए, देख लेते हैं। पोर्ट है, बी पे हमारा फ्लैश है, सा पे हमारा रैम है और दा में हमारा रोम है। तो रैम और रोम दोनों तो क्या हो गई, एक मेमोरी के प्रकार हो गए। फ्लैश भी एक मेमोरी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट पे ही लगाते हैं हम, ठीक है। पोर्ट एक सॉकेट होता है जिसमें, जैसे कि मान लीजिए अभी हमें कुछ भी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो तो इसी का यूज़ हम करते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा के साथ चार्ट को एक ही वर्कशीट पर खींचने को क्या कहा जाता है। देखिए, ये थोड़ा एक्सेल के अंदर से क्वेश्चन था, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। इसका जो विकल्प है वो हम देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। चार्ट विजार्ड दिया हुआ है पहला, दूसरा हमें दिया हुआ है चार्ट शीट, तीसरा में दिया हुआ है मर्ज सेल, उसके बाद हमें चौथा दिया हुआ है एम्बेडेड चार्ट। तो इसका जो चार्ट से मैंने ये क्वेश्चन दिया था और थोड़ा डिटेल में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्बेडेड चार्ट, है ना। 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड चार्ट। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है और एग्जाम में इस तरह का कोई सा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपका आंसर नहीं पता होता है, तो उसको स्किप मार के आपको आगे बढ़ना है और बाद में जब आपके पास समय बच जाए तो वापस आके उसे सोल्व करना है। उस पर ज़्यादा समय आपको देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 15वां देख लेते हैं। एमएस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है। देखिए, जूम मेरे को पता था थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे जूम लिखा है। तो जूम, देखिए जूम क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरे वर्ड हैं, मैं इनको कितना जूम कर सकता हूँ। तो जूम प्रतिशत में दिया हुआ है यहाँ पे, कितना प्रतिशत, देखिए यहाँ पे हमारे पास बाय प्रैक्टिकल भी है, 100% पे अभी हमारा डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसको अधिकतम कितना कर सकता हूँ, तो प्रैक्टिकली करके आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये 500 हो गया, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि मैं कितना कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट को जूम अधिकतम 500% कर सकता हूँ। 16वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16वां हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शीर्ष स्तरीय डोमेन गैर सरकारी संगठन को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किस शीर्ष स्तरीय डोमेन गैर सरकारी संस्था को दर्शाते हैं। संस्था हो गई या संगठन हो गई गैर सरकारी, ठीक है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है हमारे क्या दिया हुआ है, .com यानी कि कमर्शियल के लिए, .gov ये तो गवर्नमेंट हो गई, तो ये तो गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट, ये तो आ ही नहीं सकती। .edu और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका जो गैर सरकारी आएगा उसमें हम इसका राइट आंसर क्या लगा सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा एजुकेशन के लिए जो संस्थाएं होती हैं वो गैर सरकारी संगठन होती, वो इस श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं, गैर सरकारी संगठनों को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। चलिए 17वां हम लोग देख लेते हैं। 17वां हमसे क्या कह रहा है, एक नई लोकेशन पर एक नए नाम से मौजूदा फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जब मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था तो एमएस वर्ड में जब हम यहाँ पे किस पे गए थे, इस तरीके से जो हमारा जो ये फाइल टैब जो बना हुआ है, जब हम इस पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुले थे। तब मैंने इन ऑप्शनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया था एमएस वर्ड में, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था सेव के नीचे ही सेवस। मैंने आपको बताया था कि हमारे द्वारा सेव की गई सारी फाइलें यहाँ पे नहीं होती हैं, मतलब हमारे द्वारा सेव की गई सारी फाइलें यहाँ पे होती हैं, वो कहाँ जाके सेव होती हैं, आप वहाँ जाके उस फाइल की लोकेशन को चेंज कर सकते हो। और अगर आपको उसे सी से निकाल के डी में डालना है तो वहाँ पे उसे डाल सकते हो, या फिर जिस भी फाइल या फोल्डर के अंदर आप उसे रखना चाहो वहाँ पर उसे रख सकते हो। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हमें क्या मिला है, सेव, दूसरा में मिला है क्लोज, तीसरा में मिला है सेव एज और चौथा में मिला है ओपन। तो सेव एज कमांड होती है वो जिसका उपयोग मौजूदा फाइल की लोकेशन चेंज करने के लिए हम कर सकते हैं। चलिए 18वां देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है अंदर से। पहला जो ऑप्शन है आउटलुक एक्सप्रेस हो जाएगा, दूसरा है हमारा निगियोस, तीसरा है हमारा आउटलुक एक्सेस और चौथा है हमारा नेटमोन। ठीक है, तो ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसका आंसर आपको नहीं पता है तो स्किप करके आपको एग्जाम में भी इसे आगे बढ़ना है। तो 18वां देख लेते हैं। 18वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आउटलुक एक्सप्रेस। 19वां हम लोग देख लेते हैं। वेब सर्वर द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया डेस 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 की जाती है। वेब सर्वर द्वारा, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या वेब सर्वर, तो URL द्वारा, HTTP द्वारा, या फिर वेब सर्वर द्वारा, या फिर वेब पेज द्वारा। तो देखो ये URL जो हो गया और HTTP होगा, ये दोनों अलग चीज़ हो गई हैं, है ना। इसमें जो होगा हमारा वेब सर्वर और वेब पेज ही दोनों में से कोई सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वेब सर्वर द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया वेब सर्वर
से ही की जाती है। 20वां हम लोग देख लेते हैं, MS एक्सेल की ऑटोसम सुविधा आपको किसी एक श्रेणी में संख्याओं को डेज 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 को जल्दी ढूंढने में सहायता करती है। 20वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो MS एक्सेल की बात की गई, यानी कि MS एक्सेल से हमारा क्वेश्चन उठ के आया है, पर यहाँ पे एक जो शब्द दिया हुआ है हमारा क्या, ऑटोसम। ऑटोसम का यूज़ हम कब करते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप बता सकते हैं कि ऑटोसम का यूज़ हम क्या एवरेज के लिए करते हैं, मोड के लिए करते हैं, या फिर सम करने के लिए करते हैं, योग करने के लिए, या फिर मध्यस्थ करने के लिए करते हैं। तो आप इसका राइट आंसर आराम से लगा देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा योग हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21वां हमसे क्या कह रहा है, मूव कमांड के फंक्शन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या करना है हमें, मूव कमांड मूव करवाना है, तो देखिए कंट्रोल X कंट्रोल V, या फिर कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल A कंट्रोल C, या फिर कंट्रोल X और कंट्रोल C। हमें सबको पता है कि कंट्रोल X का जो शॉर्टकट की इसका उपयोग क्या होता है, कंट्रोल X से होता है कट, और कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को मूव हम तभी करवा सकते हैं जब उसको हम कहीं से कट करके कहीं पे पेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, कंट्रोल X यानी कि कट, और कंट्रोल V यानी हो जाएगा हमारा पेस्ट। 22वां क्या कह रहा है हमसे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड दूसरी में बदलती है तो इस प्रकार के विजुअल मूवमेंट को क्या कहते हैं। देखो एक स्लाइड को जब हम दूसरी स्लाइड में बदलते हैं तो वो जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे, स्लाइड मूवमेंट यानी कि स्लाइड का मूवमेंट, या फिर स्लाइड का ट्रांजिशन, या फिर स्लाइड चेंज होती है, या फिर स्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो स्लाइड सभी में है, मूवमेंट भी हो रहा है, ट्रांजिशन भी हो रहा है, चेंज भी हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि वो बदल रही है ना, ट्रांजिशन हो रही है वो। 21वां हम लोग 23वां हम लोग देख लेते हैं, 1 MB डेटा के संग्रहण करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। हमारे डेटा की जो साइज़ है वो कितनी, सिर्फ 1 MB है। तो आप उसको इनमें से किस में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, हार्ड डिस्क में रखना पसंद करेंगे, चुंबकीय टेप में रखना पसंद करेंगे, CD रोम में, या फिर फ्लॉपी डिस्क में रखना पसंद करेंगे। तो इनमें से आपको उचित ढूंढना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चुंबकीय टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय टेप इसका राइट आंसर हो, सॉरी चुंबकीय टेप इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा CD रोम, है ना। चुंबकीय टेप की जो क्षमता है वो तो थोड़ी ज़्यादा होती है, CD रोम में इसे रखना हम पसंद करेंगे। 24वां हम लोग देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है। तो नाम में ही इसका उत्तर छपा हुआ है, नाम क्या है इसका, डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, डॉट मतलब होते हैं छोटे छोटे बिंदु, ठीक है। तो बिंदु ही कहीं पे होगा, देखो कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है बिंदु, या फिर रेखा, या फिर अक्षर, या फिर नंबर। तो डॉट मतलब होता है बिंदु, बिंदु के माध्यम से यहाँ पे छपाई की जाती है, किनके द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। 25वां देख लेते हैं, 25वां हमसे क्या कह रहा है, MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। देखो DOS से क्वेश्चन दिया है मैंने, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हटा के DOS एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था। तो उसमें देखो कितने प्रकार के आदेश होते हैं। 25वां जो है 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 25 का पहला ही हो जाएगा। इसमें 2 प्रकार के आदेश हमारे होते हैं। चलिए 26वां हम लोग देख लेते हैं। 26वां हमसे क्या कह रहा है, फॉर्मूला V5D7 में ये जो मार्क जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, इसको N बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, N। तो B5ND7 में N जो है इसका क्या अर्थ है, ठीक है। फॉर्मूले से क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा क्या है, रेफरेंस ऑपरेटर, या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, या फिर तुलनात्मक ऑपरेटर, या फिर टेक्स्ट ऑपरेटर। तो आपने इसका MS एक्सेल में यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो N है इसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 26वें का वो हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। 27वां देख लेते हैं हमसे, 27वां क्या कह रहा है, 27वां हमसे कह रहा है फॉर्मेटिंग टूल में कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल में कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल ये जो होता है हमारा यही होता है, क्या फॉर्मेटिंग टूल होता है। इसमें देखो अप्लाई स्टाइल, तो हम अप्लाई भी, देखिए स्टाइल भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का नेम,
जो हमारा फ़ॉन्ट है उनके नेम भी यहाँ पे हमें पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ये सभी, तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारी फॉर्मेटिंग टूल में ही आते हैं। स्टाइल भी, फ़ॉन्ट का नेम भी और फ़ॉन्ट का साइज़ भी, तीनों फॉर्मेटिंग टूल में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। 28वां हमसे क्या कह रहा है, 28वां देख लेते हैं। निम्न में से किस टैब में मैक्रोज ग्रुप होता है। मैंने जब MS वर्ड पढ़ाया था तो आपको बताया था, देखिए व्यू में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्रोज मिलेगा। मैक्रोज का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोज का जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है। अगर नहीं पता है तो MS वर्ड का हमारा लेक्चर है, लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। तो किस टैब में मिलता है हमें, होम में मिलता है, इंसर्ट में मिलता है, व्यू में मिलता है या फिर रिव्यू में। अभी मैंने आपको बता दिया किस में होता है, व्यू में होता है और सबसे आखिरी वाला होता है मैक्रोज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्यू मेन्यू हो जाएगा। उसके बाद 29वां हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डेस 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 मोड में प्रिंट होता है। मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और अगर मैंने इसको बिना किसी चेंज के अगर प्रिंट कर दिया तो ये किस मोड में प्रिंट होगा। देखो तो यहाँ इसके लिए हमें सबसे पहले किस में जाना पड़ेगा, पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में हमें ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप के अंदर पेज ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन ही ये डिसाइड करता है कि आपका जो पेज होगा वो किस तरीके से प्रिंट होगा। तो पेज ओरिएंटेशन हमारे होते हैं दो तरीकों के, एक हमारा होता है पोर्ट्रेट और दूसरा क्या होता है हमारा लैंडस्केप। तो देखो अगर ये दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर कहीं, सॉरी पोर्ट्रेट ही करना पड़ेगा, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको इस विकल्प के अंदर, विकल्प कहाँ गया, हाँ, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको इस विकल्प के अंदर, कौन से दोनों, ये वाले दोनों, ठीक है, अगर आपको ये दोनों मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो लैंडस्केप होता है और दूसरा पोर्ट्रेट होता है। तो प्रिंट व्यू और पेज सेटअप तो हमारा अलग हट गया, अब इन दोनों में लड़ाई है। तो देखो जो लैंडस्केप होता है वो होता है आड़ा पेज, मतलब उसमें जो पेज की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी लंबाई कम होती है, वहीं पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा होती है। देखिए जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, अभी हमारा जो ये पेज है देखो इनकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है, इनकी लंबाई ज़्यादा है जबकि इनकी जो चौड़ाई है वो कम है ना। तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट की पहचान कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट होता है वो किस तरीके से प्रिंट होता है, किस फॉर्म में, तो पोर्ट्रेट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि सिर्फ पढ़ाना उद्देश्य ना हो, आपको कुछ सीखने को भी तो मिले। इसके अलावा 30वां देख लेते हैं। 30वां हमसे क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन नंबर, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। ये हमारी जो डिस्प्ले है मॉनिटर की, इस डिस्प्ले का आकार आप इस तरीके से मापेंगे, इस तरीके से मापेंगे, किस तरीके से। तो पहला जो विकल्प है वो हमसे क्या कह रहा है कि जिगजैग, हॉरिजॉन्टल, बी वाला, सी हमसे क्या कह रहा है वर्टिकली और डी हमसे क्या कह रहा है डायगोनली। आप जो हमारी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसको किस तरीके से मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है डायगोनली, यानी कि विकर्ण के रूप में, इस तरीके से, इस वाले कॉर्नर से लेके तो इस वाले कॉर्नर तक। तो मेरी जो स्क्रीन है वो है 18.5 की, 18.5। चलिए 31वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। देखो जीके में भी आ सकता है क्वेश्चन और कंप्यूटर में भी आ सकता है। तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, CDC 6600, यूजनेट या फिर परम या फिर PARAM 10,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हमारा हो जाएगा CDC 6600। परम नहीं लगाना है, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ना कि विश्व का। 32वां हम लोग देख लेते हैं। 32वां हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे तेज है। अब ये नहीं पता कि ये मेमोरी है या फिर हार्डवेयर है या फिर कोई और प्रकार की चीज़ है, सिर्फ इतना पूछा गया कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सबसे तेज कौन है। तो देखते हैं CD-ROM, CD-RAM, रजिस्टर या फिर कैचे। तो इनमें सबसे तेज गति से कार्य कौन करता है, तो आपको राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 33 हम लोग देख लेते हैं। तुलना और गणना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तुलना और गणना, ठीक है, तो किसका, पहला जो ऑप्शन है ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है सिस्टम यूनिट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 34 देख लेते हैं। कई सारी वर्कशीट कहलाती हैं,
जब बहुत सारी वर्कशीटों को मिला दिया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, रो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारी वर्कशीट मिलके किसका निर्माण करती हैं, वर्क बुक का। मान लीजिए कि एक पन्ना है, उसको हम क्या कह देते हैं, शीट कह देते हैं। तो बहुत सारे जब पन्नों को मिला देते तो किताब बनती कि नहीं बनती। तो वर्क बुक में भी तो बुक किताब ही है और शीट यानी पन्ना, तो बहुत सारे पन्ने मिला दोगे तो किताब बन जाएगी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 35वां देखते हैं हम, जिस पोर्ट में एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है। जिस पोर्ट में एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट कहते हैं, पैरेलल पोर्ट कहते हैं, यूएसबी पोर्ट कहते हैं, या फिर सॉकेट कहते हैं। पोर्ट से क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो प्रिंटर होता है उसको किस पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, स्पीकर वाला जो स्पीकर की जो पिन होती है वो किस कलर के पोर्ट में लगाई जाती है ना, मॉनिटर किस पोर्ट में प्लग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि सब प्लग किस में किए जाते हैं, मदरबोर्ड में ही लगते हैं, पर इनके सबके पोर्ट अलग अलग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा हमारा पैरेलल पोर्ट। कौन सा हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट। 36 देख लेते हैं, डेज 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 कंप्यूटर को लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। किस कंप्यूटर को लैपटॉप के नाम से जाना जाता है, मिनी कंप्यूटर को, नोटबुक कंप्यूटर को, पीडीए कंप्यूटर को, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर को। तो जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये तो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का हमारा। 36 का जब हम राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नोट 36 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोटबुक। क्या हो जाएगा, नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर को ही लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। 37 हम लोग देख लेते हैं। 37 हमसे क्या कह रहा है, प्रोसेसर किसका एक उदाहरण है। प्रोसेसर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, सीपीयू प्रोसेसर की बात हो चुकी है। तो प्रोसेसर किसका एक उदाहरण है, सॉफ्टवेयर का, आउटपुट का, स्टोरेज का, या फिर हार्डवेयर का। तो देखो हमने पढ़े थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसमें हमने पढ़े थे कि कंप्यूटर में इसके अलावा दो प्रकार और भी होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो वहीं हमने बात करी थी किसकी, प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर किस प्रकार का डिवाइस है, प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है ना, किस तरह का डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। 38वां देख लेते हैं। 38वां क्या कह रहा है हमसे, हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक कितने होते हैं, आधारीय अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल आपको पता होना चाहिए, देखो डेसिमल पता होना चाहिए, हेक्साडेसिमल पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो हेक्साडेसिमल का जो आधारीय अंक होता है वो कितना होता है, 2 होता है। 2 तो बाइनरी में हो जाएगा। 4 होता है, 4 नहीं होता है। 16 होता है, 8 होता है। दोनों में से कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ही हेक्साडेसिमल नंबर का आधारीय अंक होता है। चलिए इसके अलावा हम लोग क्या देख लेते हैं, 39 को देख लेते हैं। 39 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। तो आपको 2 बिलियन बाइट्स के समान है, इनमें से कौन 1 बिलियन बाइट्स के समान है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बिट मिलके 1 बाइट बनाती हैं और कितनी बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनाती हैं, कितनी किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनाती हैं, कितनी मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाती हैं और कितनी गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाती हैं, 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनाती हैं। तो जब आपको 1024 पता चल जाए तो आपको सिर्फ वहाँ पे इंटू 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 करते जाना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 बिलियन बराबर बाइट्स कितना होता है, 1 गीगाबाइट होता है, यानी कि 1 GB इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स। 40 देख लेते हैं। 40 हमसे क्या कह रहा है, अनसोलिसाइड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्ड देख लो कितना बड़ा है वो, अनसोलिसाइटेड, पता नहीं, अनसोलिसाइटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अवांछित। हिंदी मुझे पता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवांछित, है ना। अवांछित मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवांछित उस शब्द को कहते हैं जिसको हम नहीं चाहते, जो हमारी बिना मर्जी के आता है, जो हमारी वांछा के बिना आता है, उसको कहते हैं अवांछित कहते हैं।
तो यूजल मेल कहते हैं, बैकबोन मेल कहते हैं, स्पैम मेल कहते हैं या फिर ट्रेश मेल कहते हैं। तो जो हमारी बिना मर्जी के आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, स्पैम मेल। जैसे कि कंपनी का जो फ़ोन आता है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि दिस इज़ अ स्पैम कॉल, बिना हमारी मर्जी के और बिना काम का ही है ना, तो स्पैम मेल उसको कहा जाता है। स्पैम मेल नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में वायरस डालने के लिए या कोई जानकारी या हमारी जो डाटा उसको क्षति पहुंचाने के लिए भेजाए जाते हैं। 41वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 41वां हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको इन चारों में से आंसर ढूंढ के बताना है कि एक्चुअल में फायरवॉल्स जो होती है उसका यूज़ क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अनऑथोराइज्ड टेक्स्ट, ठीक है, वायरस हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड हो जाएगा हमारा फायर अटैक्स एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा डाटा ड्राइव इन अटैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हमारा अनऑथोराइज्ड अटैक्स, यानी कि ऐसे अटैक्स जो अथोराइड नहीं होते हैं उनको रोकने के लिए फायरवॉल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं होते हैं वो। चलिए 42 को हम लोग देख लेते हैं। 42 हमसे क्या कह रहा है, यदि आप किसी टेक्स्ट या हेडिंग को हाइपरलिंक कराना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन शॉर्टकट की से मैंने यहाँ पे रख दिया है, पर थोड़ा सा मैंने उसको घुमा दिया है। आपको अगर शॉर्टकट की पता होगी तो आप आराम से यहाँ पे लगा देंगे। हाइपरलिंक में आपको बता देता हूँ कि जब हमारे कर्सर का जो एरो है वो एरो हाथ में अगर तब्दील हो जाए तो वो हाइपरलिंक हो जाता है। तो Ctrl+W पहला ऑप्शन, दूसरा Ctrl+K है, तीसरा Alt+M है या चौथा Alt+Y है। तो Ctrl+की इज अ शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी हमारी Ctrl+की। 43 देख लेते हैं। 43 हमसे क्या कह रहा है, MS वर्ड के थिसोरियस टूल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जब मैंने MS वर्ड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था किस में आना पड़ेगा, हमें रिव्यू में आना पड़ेगा। हमें रिव्यू में हमें प्रूफिंग होता है, प्रूफिंग के अंदर हमें मिलता है थिसोरियस। थिसोरियस का यूज़ क्यों होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि जो थिसोरियस होता है इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो बताइए क्यों किया जाता है। वाक्य में सुधार करने के लिए, व्याकरण में सुधार करने के लिए, वर्तनी में सुधार करने के लिए, या फिर समानार्थी या विलोम शब्द ढूंढने के लिए। तो देखो वाक्य में सुधार, व्याकरण में सुधार, वर्तनी में सुधार, इनके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इनके लिए यूज़ इसका नहीं किया जाता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है समानार्थी या विलोम शब्द ढूंढने के लिए। एक वर्ड हमने लिख दिया, उसके सिमिलर जितने शब्द हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। 44 देख लेते हैं। 44 हमसे क्या कह रहा है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था। निम्न में से कौन सा घटक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट जिसको बोलते हैं, आईसी चिप, या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है तो आईसी चिप तो नहीं था, आईसी चिप आया था हमारा थर्ड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर भी नहीं था, वैक्यूम ट्यूब इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब हिंदी में इसको बोलते हैं निर्वात नली, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम या फिर निर्वात ट्यूब। तो राइट आंसर 44वां 44 का राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। 45 हम लोग देख लेते हैं। 45वां हमसे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से फ्लैश मेमोरी नहीं है। फ्लैश मेमोरी नहीं है, कौन नहीं है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कार रेडियो या फिर मेमोरी स्टिक। तो कार रेडियो अलग ही दिख रहा है, ये फ्लैश मेमोरी का उदाहरण नहीं है। 46 देख लेते हैं। 46 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 4 बिट्स के एक समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा नाम है। देखो अगर वो सारणी आपको पता होती बिट्स बाइट निबल वाली तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर लगा देंगे। निबल पहला ऑप्शन, दूसरा है बाइट, तीसरा है किलोबाइट और चौथा क्या है मेगाबाइट। तो किसके बराबर, 4 बिट्स के एक समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा नाम है। तो जब 4 बिट्स मिलती हैं तो क्या बनता है, एक निबल बनता है, और 2 निबल मिल जाएं तो क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है। सीपीसीटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ये है। 47 देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन इमेज की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है इसमें जो ये इमेज बन रहे हैं इतने सारे ये, या फिर ये जो इमेज बन रहा है इसमें इमेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है, पिक्सल कहलाती है, रिजोल्यूशन कहलाती है या फिर क्लिप कहलाती है। तो कोई भी जो इमेज होती है वो छोटे छोटे डॉट यानी कि बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है, उसी बिंदुओं को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। जब हम फोटो खींचते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ज़्यादा जो होता है एमबी का जो मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो कैमरा होता है ना, मेगा पिक्सल बोलते हैं उसको हम, एमबी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेगा पिक्सल जो होता है, तो वो पिक्सल उन बिंदुओं को ही कहा जाता है।
किसी का कैमरे की क्वालिटी अगर कम अच्छी है तो वो पिक्सल उसके फट जाते हैं, यानी कि जो बिंदु होते हैं दूर दूर हट जाते हैं। इसीलिए पिक्सल जो होती है इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है और पिक्सल ही रिजोल्यूशन बनाता है। चलिए 48 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है, ना कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बारडा या फिर सफारी या फिर सिम्बियन या फिर मीगो। तो देखो सब अलग थलग नाम है तीनों, हमें सिर्फ क्या पता है, सफारी हमें पता है। तो सफारी कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये मोबाइल में इसका कहीं भी यूज़ नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? सफारी हो जाएगा। 49 हम लोग देख लेते हैं। 49 हमसे क्या कह रहा है? इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले ही, आईसी चिप्स जो होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है हमारी, उनका जो यूज़ है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? किस जनरेशन में इनका यूज़ किया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 49 का हमारा थर्ड जनरेशन, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आईसी चिप जो हुई थी वो बनी थी हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। 50 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड इंटर करने का निवेदन करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से, यानी कि हमसे, यूज़र से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है, क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है या फिर विंडो कहलाता है? देखो बाइट तो नहीं होगा, बाइट मेमोरी की इकाई है। कैरेक्टर तो शब्द को कहा जाता है, विंडो होता है हमारा। प्रॉम्प्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन यानी कि 51 हम देख लेते हैं। 51 हमसे क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर K7 इसका एक उदाहरण, निम्न में से किसका उदाहरण है? K7 बताइए। जो K7 लिखा हुआ है वो किसका एक उदाहरण है? वायरस का उदाहरण है, वर्म का उदाहरण है, एंटीवायरस का उदाहरण है या फिर फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? K7। तो K7 जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? K7 एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एंटीवायरस का। K7 एक एंटीवायरस है। 52 हम देख लेते हैं। 52 हमसे क्या कह रहा है? कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को रिफ्रेश, जब भी हमारा कंप्यूटर हैंग मारता है या ओपन हम उसे करते हैं तो बार बार हम कौन सी फंक्शन की यूज़ करते हैं? चलो फंक्शन की बता देता हूँ, लिखे हुए हैं चार ऑप्शन में एफ है, यानी कि फंक्शन की है। तो किस फंक्शन की का यूज़ हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं? बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। F5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे 52 क्वेश्चन। आशा करता हूँ बहुत अच्छे मज़े आपको इनको सॉल्व करने में आए होंगे। इसी तरीके से अब जो हमारे 20 तारीख से जो 5 मॉक टेस्ट आने वाले हैं आगे के, वो होंगे पूरी तरह से पेड। अगर आप उन मॉक टेस्टों को लगाना चाहते हैं, 5 जो आने वाले मॉक टेस्ट हैं, तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको 100 रुपये मुझे ऑनलाइन के माध्यम से फ़ोन पे आप मुझे कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और आपका नाम और आपकी सिटी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट में डाल सकूं जहां मैं आपको उनकी लिंक दूंगा और आप उन्हें लगाइए। उसके सॉल्यूशन भी आपको आराम से मिल जाएंगे। देखिए तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी और जो मौके अभी बन रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को देख के, तो वैकेंसियाँ बहुत आने वाली हैं। CPCT सभी की ज़रूरत बन गई है, तो इसको निकालिए और जितना जल्दी इस बीमारी से आप निजात पालें, CPCT नामक, तो उतनी जल्दी आप कोशिश करिए कि CPCT को आप पास करके कम से कम अपना ये जो सर्टिफिकेट की जो टेंशन है इसको आप क्लियर कर दें, ताकि इस मुसीबत से हम ध्यान हमारा हटा सके। अभी क्या हो रहा है, बच्चा कंपटीशन भी पढ़ रहा है और CPCT की तैयारी भी उसके माथे पे। पढ़े तो पढ़े क्या, टाइपिंग कम से कम 2 घंटे करनी पड़ रही, कंप्यूटर 1-1.5 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। तो जो कंपटीशन की जो उसकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यही एक उपाय है कि आप CPCT को फटाफट निकालिए और आगे बढ़िए। तो हमें करना कुछ नहीं है कि आपको जो, अगर आप 5 मॉक टेस्ट लगाने, अगर आप 5 मॉक टेस्ट, अगर आप आने वाले जो 5 मॉक टेस्ट हैं हमारे, जो कि 20 तारीख से स्टार्ट होंगे, 20 तारीख से आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। आज से भी आप उन्हें परचेस कर सकते हैं और एग्ज़ाम की जो तारीख है 7 तारीख लास्ट है हमारी, 7 नवंबर, तब तक भी आप उन्हें परचेस आसानी से कर सकते हैं। आपकी तैयारी को ज़रूर वो मजबूत करेंगे, आशा मैं करता हूँ, क्योंकि आपने अभी हमारे 2 मॉक टेस्ट जो फ्री